दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि ज्यूज किस तरह पैलेस्टाइन में आबाद हुए और अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि ज्यूज किस तरह पूरे पैलेस्टाइन पर कब्जा आवर हुए। किस तरह सिर्फ 6,30,000 यहूदियों ने 11,81,000 मुसलमानों के इलाके पर कब्जा किया और किस तरह यहूदी इतने ताकतवर हुए कि इतने ज्यादा मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद कोई उनका कुछ ना कर सका। दोस्तों, ये टॉपिक दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैक्ट्स पर बात करें ताकि किसी भी शख्स को कोई एतराज ना हो। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया पैलेस्टाइन से निकलने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अपना सारा मलबा उन्होंने यूनाइटेड नेशन के गले डाल दिया कि वो इस मसले का कोई हल निकाल कर दें। दोस्तों, 1947 में पैलेस्टाइन में यहूदियों की कुल तादाद 6,30,000 थी, जबकि दूसरी तरफ ईसाइयों की तादाद 1,43,000 और मुसलमानों की तादाद 11,81,000 से भी ज्यादा थी। ये तादाद एक इटालियन यहूदी सेर्गियो डेला ने पेश किए और अब शुरू होती है यहाँ से फलस्तीन की असल कहानी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर मुसलमानों की तादाद यहूदियों से डबल थी, लेकिन यहाँ यूनाइटेड नेशन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने 55% लैंड यहूदियों को दे दी। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इस प्रोपोजल को 72% वोट मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% हिस्सा ज्यूज को मिलेगा। और यूनाइटेड नेशन ने आज तक इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% यहूदियों को 55% लैंड कैसे दे दी गई। इस असेंबली में इंडिया भी शामिल था और उसने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था, लेकिन खैर यूनाइटेड नेशन के इस फैसले को तमाम अरब ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया। अब पैलेस्टाइन में यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए और हमले शुरू कर दिए। ऑफिशियली तौर पर ज्यूज की आर्मी ज्यादा मजबूत थी और इस वजह से फलस्तीनी उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बिन गुरियन ने हकीकी तौर पर स्टेट ऑफ इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया और वो इसराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का फैसला किया। ये पहली अरब जंग थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज मिलकर एक छोटे इसराइल पर हमला करती हैं, जिसको बने हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे हैं। लेकिन इसराइल को वेस्ट कंट्रीज की फुल सपोर्ट हासिल थी और असल में उन कंट्रीज के पास काफी मजबूत आर्मी भी मौजूद थी। लिहाजा अकेले इसराइल ने उन कंट्रीज के साथ मिलकर 5 अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी। जंग के खात्मे के बाद यूनाइटेड नेशन ने जो इलाके पैलेस्टाइन्स को दिए थे, अब उन पर भी इसराइल कब्जा करके बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इसराइल जंग होती है जिसमें इसराइल न सिर्फ जॉर्डन और गाजा बल्कि पूरे इजिप्ट पर कब्जा कर लेता है। इन सब के दरमियान फलस्तीनी अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। शुरू में तो ये खुद हथियार उठाकर अपना खुद का मुल्क हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से उन्हें टेररिस्ट का टैग लगा दिया जाता है। इसके बाद 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान अमन का मुआहिदा तय पाता है, जिसके बाद इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो कि इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करती है। इसके बाद इसराइल इजिप्ट को उनके इलाके वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के सदर को मार दिया जाता है कि उन्होंने कैसे इसराइल के साथ समझौता किया है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका हेड यासिर अरफात को बनाया जाता है, लेकिन कुछ अरसा के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसराइल को कबूल कर लेती है। इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन
فلسطین کسی بھی طرح کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں 1995 کی۔ 1995 میں کچھ یہودیوں نے مل کر اپنے ہی پریزیڈنٹ کا قتل کر دیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل میں کہیں بھی کوئی فلسطینی موجود نہ رہے۔ 1996 میں پیلسٹائن کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور پیلسٹائن کی پہلی حکومت بنتی ہے، لیکن حماس اس الیکشن سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ اس الیکشن سے بائیکاٹ کر لیتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ اسرائیل میں کئی سوسائڈ بمبس بھی کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی اور فلسطینی لوگوں میں پہلے سے کہیں زیادہ نفرت پھیل جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد دونوں طرف سے چھوٹے موٹے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل فلسطینی حدود پر مکمل ایک کنکریٹ وال کھڑی کر دیتا ہے، جس سے پیلسٹینینز کا رہنا اور مشکل ہو گیا۔ اور پھر 2006 میں پیلسٹائن میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اب کی بار حماس جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد پیلسٹائن کی دونوں پارٹیوں PLO اور حماس کے درمیان ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے اور پھر پیلسٹائن دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آج غزہ اسٹیٹ پر حماس کا ہولڈ ہے تو دوسری طرف ویسٹ بینک میں PLO کی حکومت ہے۔ زیادہ تر جو اسرائیل اور حماس کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ غزہ سے ہوتی ہیں اور غزہ سے ہی راکٹ فائر کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے غزہ اسٹیٹ کے ارد گرد بہت بڑی وال کھڑی کر کے ایک بہت بڑی ڈیفنس کھڑی کر دی ہے۔ آج ہر 2 سے 3 سال کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی بار 2021 میں حماس نے راکٹ فائر کیے تھے اور اب دوبارہ 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں اور اب دوبارہ سے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کچھ کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ہیں اور کچھ حماس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ دوستو، آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس کنٹری کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔